गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके विथ करंट अफेयर्स अर्थात करंट अफेयर्स विथ फैक्ट्स में। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना स्टैटिक जीके का टॉपिक देखते हैं कि फसई अर्थात FSSAI क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, फसई इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है दोस्तों? फसई की फुल फॉर्म, फसई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत बना था तो याद रखिएगा दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि स्टेब्लिश्ड कब हुआ था अर्थात कार्यरत कब हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, स्टेब्लिश्ड या कार्यरत 2011 में। कब दोस्तों? 2011 में। फसई मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये होता है फूड सेफ्टी एंड, ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसका निर्माण किया गया था। स्टेब्लिश्ड या कार्यरत हुआ दोस्तों 2011 में। कब दोस्तों हुआ स्टेब्लिश्ड या कार्यरत? 2011 में। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फसई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, फसई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, फसई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसका निर्माण किया गया था। स्टेब्लिश्ड या कार्यरत हुआ 2011 से। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर बताइए तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि इसकी पेरेंट्स कंपनी कौन है अर्थात यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, पेरेंट्स कंपनी पूछेगी कौन है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, फसई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। स्टेब्लिश्ड हुआ या कार्यरत हुआ 2011 में। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। पेरेंट्स कंपनी पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये दोस्तों हम लोगों के लिए स्टैटिक जीके की दोस्तों आज की पॉइंट। क्या दोस्तों आज का पॉइंट हम लोग क्या था? फसई की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे साथ बोलेंगे आप, याद हो जाएगा आप लोगों को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, स्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों? 2011 में। पूछे कि किस एक्ट के तहत? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। ठीक है दोस्तों, क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत किसके अंतर्गत यह कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत फसई जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग अपने न्यूज पे चलते हैं। करंट की न्यूज पर OIC न्यूज में क्यों है? ठीक है दोस्तों, OIC ठीक है दोस्तों, OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, यह इस समय न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने भारत का जो होता है वह विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, इसके जो हेड कंट्री है पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, ठीक है दोस्तों, जो मतलब
57 मुस्लिम देश मिलकर जो होता है इस संगठन का निर्माण करते हैं। तो न्यूज में इसलिए इसलिए था क्योंकि इन्होंने भारत की थोड़ी सी बुराई कर दी और इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन न्यूज में था तो हमने ले लिया। तो देख लीजिए ओआईसी क्या होता है, फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1961 में। ठीक है दोस्तों, 1961 में। दोस्तों अगर पूछे कि नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, ठीक है दोस्तों, क्या पूछे, टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री कितने हैं, याद रखिएगा दोस्तों, टोटल कंट्री कितने हैं इसमें, 57। ठीक है दोस्तों, भारत जो है वो ओआईसी में, भारत जो है वो ओआईसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में शामिल होना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहते हैं, परंतु भारत इसमें शामिल नहीं है। याद रखिएगा, यही पूछेगा आपसे कि क्या भारत इसका सदस्य है। तो ओआईसी का इंडिया, जो इंडिया है अपना, इंडिया अर्थात भारत सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले दोस्तों, हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, हेडक्वार्टर तो जेद्दा दोस्तों कहाँ है, सऊदी अरब में। कहाँ दोस्तों, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है क्या, जेद्दा, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है क्या, ओआईसी का। 1961 में बना था। टोटल कंट्री कितने हैं, 57 है दोस्तों। इंडिया इसका सदस्य है ना, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेद्दा, सऊदी अरब। कहाँ दोस्तों, जेद्दा, सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं कि महंगाई दर या थोक महंगाई क्या है, अर्थात क्यों यह न्यूज में है। देखिए दोस्तों, महंगाई दर या थोक महंगाई, देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पिछले 10 दशकों में, ठीक है, पिछले 10 दशकों का जो होता है ना कि महंगाई दर अर्थात थोक महंगाई ने रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, अर्थात महंगाई दर पिछले 10 सालों से भी अधिक हो गया है। तो कितना हुआ है, नंबर पूछेगा दोस्तों। क्या दोस्तों, नंबर पूछेगा आपसे कि महंगाई दर पिछले 10 सालों से भी अधिक हुआ है, पिछले 10 सालों से भी अधिक हुआ है। क्या, थोक महंगाई कितना हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 15.08%। क्या, 15.08%। क्या दोस्तों, कितना, 15.08%, इतना। ठीक है दोस्तों, क्या थोक महंगाई या महंगाई दर कितना बढ़ गया है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पिछले 10 सालों से भी अधिक हुआ है इंडिया में। कितना, 15.08%। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछेगा कि थोक महंगाई इंडिया में जो होता है, इंडिया में थोक महंगाई पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है। ठीक है दोस्तों, मतलब इन सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो कितना है, तो 15.08%, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले न्यूज पे चलते हैं कि अमृत सरोवर। ठीक है दोस्तों, अमृत सरोवर, क्या दोस्तों, अमृत सरोवर कहाँ लॉन्च हुआ है, लॉन्च इन यूपी। कहाँ दोस्तों, कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है अमृत सरोवर। ठीक है दोस्तों, कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि जो होता है कि जो अमृत सरोवर है, देखिए दोस्तों, अमृत सरोवर लॉन्च किया गया है यूपी, अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यूपी से रिलेटेड अगर फैक्ट्स पूछेगा तो यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, कितने हैं दोस्तों विधानसभा सीटें, 403। एक एंग्लो इंडियन है, उससे मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, यूपी में। इसी को 2020 का T/2 अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। 2022 का किसे मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, 2022 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कि तमिलनाडु में है, T/2 अवार्ड। ठीक है, 2022 का किसे मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में।
यूपी, यूपी के सीएम कौन है? योगी जी, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल है। यूपी की गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल है। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, ठीक है। अगर पूछे कि अमृत सरोवर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस जल शक्ति मिनिस्ट्री। क्या दोस्तों? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। क्या दोस्तों किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और दोनों साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय, ये प्लस है दोस्तों। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर जो होता है वह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यूपी। ठीक है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल जो क्या है दोस्तों यहाँ की? ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ की? बताइए दोस्तों, यहाँ की क्या है? गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्या कि जो ये है क्या नाम है, योगी बाबा, योगी बाबा कौन सी बार, मतलब कितने बार जो होता है कि हमारे सीएम बने हैं दोस्तों? दूसरी बार। और यह जो होता है ना कि इतिहास है, यूपी में कोई लगातार 2 बार सीएम नहीं बना है। 2 बार सीएम बनने वाले लगातार पहले व्यक्ति। क्या दोस्तों? 2 बार सीएम बनने वाले लगातार पहले व्यक्ति कौन है? कौन है दोस्तों? हमारे योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों हम लोगों का तीसरी न्यूज। क्या? अमृत सरोवर। अमृत सरोवर कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, 403 सीटें हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं पे है। 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T-2 अवार्ड मिला था। 2022 का अवार्ड T-2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में। सीएम योगी जी है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अगर पूछे कि अमृतसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2 बार सीएम बनने वाले लगातार पहले व्यक्ति हैं। ये अमृत सरोवर से न्यूज रही। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, जारी किया गया ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि वर्ल्ड एयर, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग में 2022 में पहला स्थान किसे मिला है दोस्तों? क्या दोस्तों? पहला स्थान किसे मिला है? ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि पहला स्थान किसे मिला है दोस्तों, तो आप सीधे से बोल देंगे यूएसए पहले पे है। दूसरे पे कौन है? रसिया। क्या दोस्तों? रसिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे पर अपना इंडिया है। ठीक है दोस्तों, इंडिया। और चौथे पर क्या है? चाइना है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा चाइना से आगे हुआ है इंडिया। ठीक है दोस्तों, क्या चाइना से आगे हुआ है इंडिया ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न। क्या दोस्तों? कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट कौन जारी करता है दोस्तों? वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट कौन जारी करता है दोस्तों? वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। कौन? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडिया की रैंक पूछेगी और किसको पछाड़ा है? तो चाइना को पछाड़ा है। यूएसए तो हमेशा टॉप पर ही रहेगा, दूसरे नंबर पर रसिया है और तीसरे पर अपना इंडिया है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों मैं इसे पीछे इसलिए हट जा रहा हूं ताकि कैमरा नहीं है तो मेरी आवाज जो है आप लोगों को जो होता है वो मैं अपने
एंड्रॉइड मोबाइल के पास आ जा रहा हूं ताकि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आए। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 में यूएसए, रसिया, इंडिया और चाइना ये रैंक है। इंडिया की रैंक क्या है? तीसरी, ये याद रखिएगा दोस्तों। वो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने नेवल एंटी शिप मिसाइल, क्या दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलेंगे कि नेवल एंटी शिप मिसाइल जो होता है कि क्या है दोस्तों और कहां लॉन्च किया गया है। अगर पूछे दोस्तों नेवल एंटी शिप मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि नेवल एंटी शिप मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो लॉन्च्ड बाय क्या दोस्तों, लॉन्च्ड बाय क्या, डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो होता है ना कि यह नेवल एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, कैसे मार करेगी दोस्तों, तो याद रखिएगा जब यह निकलेगी तो ऐसे ऐसे यहां से मान जाइए कि यहां से ऊपर से निकली तो ऐसे आके ऐसे परवलयाकार टाइप में मारेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा परवलयाकार टाइप में यह मारेगी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया है? कहां से पूछे, कहां से पूछे तो याद रखिएगा बालासोर से। बालासोर कहां दोस्तों? बालासोर कहां? उड़ीसा। बालासोर उड़ीसा कहां दोस्तों? बालासोर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है इसको। कहां से दोस्तों? बालासोर उड़ीसा से। और बालासोर या बालासोर नहीं होगा तो क्या होगा? चांदीपुर। क्या दोस्तों? चांदीपुर। याद रखिएगा अगर बालासोर नहीं मिलेगा तो ये चांदीपुर मिलेगा। क्या दोस्तों? बालासोर नहीं मिलेगा तो चांदीपुर मिलेगा। लॉन्च बाय डीआरडीओ द्वारा। कहां से? बालासोर उड़ीसा या चांदीपुर से। नेवल एंटीशिप मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में जानते हैं दोस्तों। डीआरडीओ क्या होता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में। ठीक है दोस्तों, कब स्थापना हुई थी उसकी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली। अगर पूछे कि इसके हेड कौन है, हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और जी सतीश रेड्डी को क्या दोस्तों? जी सतीश रेड्डी को मिसाइल मैन अवार्ड मिला है। क्या? मिसाइल मैन अवार्ड मिला है। क्या दोस्तों? जी सतीश रेड्डी को मिसाइल मैन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी को मिसाइल मैन अवार्ड मिला है। डीआरडीओ के हेड है। क्या है दोस्तों? डीआरडीओ के ये हेड है। हेड है HEAD अर्थात प्रमुख है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। क्या दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो नेवल एंटी शिप मिसाइल लॉन्च किसके द्वारा की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। कहां से? बालासोर उड़ीसा से दोस्तों। अगर उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स की दोस्तों बात की जाए तो याद रखिएगा मैंने आप लोगों को पढ़ा है उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड डैम है। उड़ीसा में पूरी हॉली प्लेस है। उड़ीसा में ब्लैक पैगोंडा काला पत्थर का पैगोंडा है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा के तट पर आसानी तूफान आया था। कौन सा तूफान आया था दोस्तों? आसानी तूफान आया था। उड़ीसा का तट पे कौन सा तूफान आया था दोस्तों? आसानी तूफान आया था। आसानी नाम किसने दिया था? श्रीलंका। आसानी का मतलब क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पूछेगा कि किस सागर में आया था तो बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आया था। ये याद रखिएगा। ये रिलेटेड फैक्ट्स है उड़ीसा से। एक और फैक्ट दोस्तों कि कलिंग वार कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उड़ीसा का ओल्ड नेम क्या था? कलिंग था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन जीता था दोस्तों? अशोक जीता था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जो 261 ईस्वी में कलिंग वार हुआ था उसका कारण क्या था दोस्तों तो हाथी। क्या दोस्तों? हाथी कारण थी। ठीक है दोस्तों, ये रही जो होता है नेवल एंटीशिप किसके द्वारा लॉन्च करी गई, कहां से लॉन्च करी गई, किसने लॉन्च की, उसका फुल फॉर्म, उसका स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर कहां है?
हेड कौन है, और जी सतीश रेड्डी को मिसाइल मैन अवार्ड मिला है। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। HS-200 देखिए दोस्तों, HS-200 क्या है दोस्तों, तो HS-200 जो है दोस्तों वो गगनयान मिशन में, ठीक है दोस्तों, गगनयान मिशन में HS-200 गगनयान मिशन में क्या दोस्तों, HS-200 गगनयान मिशन में, HS-200 गगनयान मिशन में, गगनयान मिशन में, MISSION मिशन में, ठीक है दोस्तों, लगने वाला क्या दोस्तों, लगने वाला सॉलिड इंजन है, ENGINE, क्या दोस्तों, सॉलिड इंजन है, किसमें लगने वाला है, गगनयान मिशन में लगने वाला सॉलिड इंजन है, क्या दोस्तों, गगनयान मिशन में लगने वाला सॉलिड इंजन है, कौन, HS-200। अगर पूछे कि गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा, लॉन्च कब होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 2022 में, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्या गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च होगा, अगस्त 2022 के आसपास दोस्तों लॉन्च होगा। HS-200 क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह सॉलिड इंजन है जो कि गगनयान में लगेगा दोस्तों, और गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा, तो 2022 में लॉन्च होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं केंतन कुल के बारे में, अर्थात ये न्यूज में क्यों है। ठीक है दोस्तों, केंतन कुल, पहले दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये यूके से बिलोंग करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से, क्या दोस्तों, कहां से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों, क्या पूछ ले कि केंतन कुल कहां से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम से, अर्थात दोस्तों ब्रिटेन के हैं यह। अगर आपसे पूछे दोस्तों, क्या पूछे दोस्तों, कि जो केंतन कुल है वो न्यूज में क्यों है, तो 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, पर चढ़ाई करने वाले प्रथम विदेशी हुए हैं, क्या दोस्तों, वह 16 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले प्रथम विदेशी हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, सागर माथा, क्या दोस्तों, क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। केंतन कुल कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है दोस्तों। 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम विदेशी बने हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोले, प्रथम विदेशी बने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि अभी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार अभी किसने चढ़ाई की, 26 टाइम्स चढ़ाई की थी, 52 साल की उम्र के थे, क्या नाम था उनका, कामी रीता, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, कामी रीता, क्या दोस्तों, कामी रीता। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 26वीं बार चढ़ाई करने वाले 52 साल की उम्र में कौन बने, कामी रीता, ठीक है दोस्तों। और एक हमने बताया था कि एक न्यूज बताया था कि प्रियंका मोहिते, याद होगा सबको दोस्तों, प्रियंका मोहिते, कौन सा दोस्तों, प्रियंका मोहिते, माउंट एवरेस्ट की हाइट की ऊंचाई की, मतलब 8000 मीटर, 8000 मीटर की ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया, किसने, प्रियंका मोहिते ने, किसने, प्रियंका मोहिते ने, कितने दोस्तों, प्रियंका मोहिते ने, याद रखिएगा दोस्तों, किसने दोस्तों, प्रियंका मोहिते ने, ठीक है दोस्तों। 8000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई या फिर 8000 मीटर की ऊंचाई तक की चोटियों पर चढ़ने, 5 बार चढ़ने वाली पहली हुई थी, कौन, प्रियंका मोहिते। 26 बार किसने रिकॉर्ड चढ़ा, कामी रीता, 52 साल की उम्र के। 16वीं बार रिकॉर्ड 16वीं बार चढ़ने वाले प्रथम विदेशी हुए हैं, कौन,
के अनुकूल कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछ ले दोस्तों कि नेपाल, वैसे तो ये जियोग्राफी का पार्ट है लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूं, नेपाल, क्या दोस्तों, नेपाल और इंडिया के बीच जो विवाद है वो काला पानी डिस्प्यूट है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काला पानी डिस्प्यूट है, क्या दोस्तों है, काला पानी डिस्प्यूट, किसके किसके बीच में है दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा कहाँ दोस्तों, गोवा में, ठीक है दोस्तों, कहाँ आयोजन होगा दोस्तों, गोवा में। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन कहाँ होने वाला है, फ्रांस में, कहाँ आयोजन होने वाला है इसका आयोजन कहाँ होने वाला है दोस्तों, फ्रांस में, फ्रांस में कहाँ जगह है वहां पर, ठीक है दोस्तों। इसमें जो होता है ज्यूरी के रूप में किसे बुलाया गया है दोस्तों, ज्यूरी के रूप में दीपिका पादुकोण को, किसे, दीपिका पादुकोण को, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार, क्या दोस्तों, पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किसी लोक गायक को बुलाया गया है, ठीक है दोस्तों, जिनका नाम है मामे खान, ये लोक 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 गायक है, ठीक है दोस्तों, लोक गायक मतलब दोस्तों जो स्थानीय भाषा से रिलेटेड जो होता है वो सॉन्ग गाते हैं, जैसे जैसे यूपी में भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी प्लस मैथिली, राजस्थानी में राजस्थानी। तो ये कहाँ के हैं मामे खान कहाँ से हैं, राजस्थान से, क्या दोस्तों, कहाँ के हैं ये, राजस्थान से, कहाँ के हैं दोस्तों, ये राजस्थान के हैं दोस्तों, कहाँ के हैं, याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के हैं, याद रखिएगा। मामे खान कहाँ के हैं, राजस्थान के, राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, राजस्थान में अरावली श्रेणी पड़ती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी भी राजस्थान में ही पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये रही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आयोजन कहाँ होने वाला है इसका, गोवा में। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होने वाला है, फ्रांस में, फ्रांस के क्रांस में। ज्यूरी मेंबर पहली बार बनी है दीपिका पादुकोण, और याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार इसमें किसको बुलाया गया है, मामे खान कौन है दोस्तों, मामे खान दोस्तों बताइए कौन है, तो याद रखिएगा प्रथम लोक गायक है जिन्हें बुलाया गया, कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले न्यूज की तरफ कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है और यह न्यूज में क्यों है। देखिए दोस्तों, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव ईंधन जो होता है नीति, यह हिंदी है दोस्तों। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी सर्वप्रथम कब लॉन्च हुई थी, सर्वप्रथम लॉन्च कब हुई थी दोस्तों, तो 2018 में, ठीक है दोस्तों। इसका पर्पज क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका पर्पज क्या है कि जो गाड़ी है ना, जो दोस्तों जो गाड़ियां हैं उनमें जो होता है क्या दोस्तों, जो गाड़ियां हैं उनमें 20% तक एथेनॉल का यूज किया जाए, ठीक है दोस्तों। मतलब पर्पज ये है कि गाड़ियां जो हैं जैसे पेट्रोल से चल रही हैं, पेट्रोल प्लस एथेनॉल, ठीक है दोस्तों, कितना 20% तक यूज किया जाए, उसमें पेट्रोल प्लस एथेनॉल 20% तक यूज किया जाए, किसमें, जो होता है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत। कितने टारगेट कितना था, टारगेट कितना है, कब तक इसको कर लेना है पूरा, 2030 तक, क्या दोस्तों, कब तक इसको पूरा कर लेना है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को कब तक पूरा कर लेना है, 2030 तक। परंतु याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि पहले टारगेट कितना था, 2030 तक, परंतु अभी 2022 में न्यूज में क्यों था, क्योंकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2022 में संशोधन हुआ है, पहला संशोधन है, और इस संशोधन के तहत टारगेट
टारगेट दोस्तों कहां तक कर लिया गया है, 2025 और 26 तक। क्या दोस्तों, 2025 और 26 तक जो हम लोग गाड़ियां चलाएंगे उसमें दोस्तों क्या दोस्तों, पेट्रोल प्लस एथेनॉल 20% होगा, जिससे प्रदूषण जो होता है पर्यावरण संरक्षित रहेगा। मतलब पर्यावरण प्रदूषण तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना इस समय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी सर्वप्रथम लॉन्च हुई थी 2018 में। पर्पज पेट्रोल प्लस एथेनॉल को साथ में लेकर जो होता है वाहनों में उपयोग करना। टारगेट था 2030 में, परंतु 2022 में संशोधन हुआ, पहला संशोधन, और टारगेट घटा करके 2025 और 26 तक कर दिया गया। ये है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपनी आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि डेफ लिम्पिक्स क्या है। ठीक है दोस्तों, डेफ लिम्पिक्स क्या है, क्या दोस्तों, डेफ लिम्पिक्स। डेफ लिम्पिक्स डेफ लिम्पिक्स क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। डेफ लिम्पिक्स मतलब डीफ प्लस ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है डीफ प्लस ओलंपिक। क्या दोस्तों, डीफ प्लस ओलंपिक, इसका होता है डेफ ओलंपिक्स। ठीक है दोस्तों, मतलब जो लोग सुन नहीं सकते अच्छी तरीके से उन लोगों के लिए यह ओलंपिक था। आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था दोस्तों ब्राजील में। क्या दोस्तों, कहाँ हुआ था इसका आयोजन, ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, इंडिया की रैंक कितनी थी दोस्तों, 9वीं रैंक पर थी। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते थे जो दोस्तों, टोटल 16 पदक जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 क्या दोस्तों, ब्रॉन्ज। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया की रैंक थी 9वीं, इतने जीता था। डेफ ओलंपिक्स में टॉप कौन किया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूक्रेन ने। क्या दोस्तों, यूक्रेन ने। याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यूक्रेन में अभी वार चल रहा है और यहाँ के लोग जो होता है ना कि विकट परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके हैं, और यूक्रेन ने जो होता है टॉप किया है। कहाँ आयोजन हो रहा था, ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, इंडिया की रैंक कौन सी है, 9वीं। इंडिया में 8 गोल्ड जीता गया है, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, ये रही दोस्तों डेफ ओलंपिक से रिलेटेड, डेफ लिम्पिक से रिलेटेड न्यूज। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी जो होता है दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो आप इसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों ध्यान दें, जो ये मैं करंट न्यूज सर्च करके लाता हूं दोस्तों, इसी को आपको पढ़ना है और से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ना है दोस्तों। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।